नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा सरकार नौकरियों में पारदर्शिता का दावा करती आई है। अब तक की सबसे अधिक सरकारी नौकरी दे जाने का दावा हरियाणा सरकार की ओर से मनोहर सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाए हैं कि पिछली सरकारों में खास तौर पर पिछले 10 सालों में नौकरियां बेची गई। आरोप लगाए गए हैं कि नौकरियों को बेचा गया, करप्शन चरम पर था, लेकिन हमने बिना पर्ची खर्ची देने का काम किया है। तो बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी गई हैं। ऐसे में चर्चा नौकरियों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देंगे। हरियाणा बीजेपी सत्ता में 9 साल पूरे करने जा रही है। यूं तो सरकार कई उपलब्धियों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन तमाम उपलब्धियों के बीच पारदर्शी सिस्टम को एक बड़े परिवर्तन के तौर पर पेश किया जाता रहा है। सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का दावा रहा है कि हमने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया है और हरियाणा गठन के बाद सबसे अधिक नौकरियां दी हमारी सरकार ने। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने पिछली सरकारों को निशाने पर लिया और कहा कि पहले नौकरियां बेची जाती थीं, लेकिन हम बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था, तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिलती है। मैं तो जनसंवाद में पूछता हूं कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो भाई आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है। और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता जो पक्ष का आलोचना करे। वहीं सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने भी दावा किया है कि 9 साल में हमने सर्वाधिक नौकरियां दी हैं और ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं रिकॉर्ड पर 1,10,000 से अधिक हमने सरकारी रोजगार दिए मनोहर सरकार ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए उनकी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया। जाहिर है नौकरी सीधा युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। पिछले 9 सालों से बीजेपी बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का दावा कर रही है। वहीं विपक्षी दल नौकरियों में होती देरी, लंबी प्रक्रिया और खाली पदों को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 24 में नौकरियां चुनावी मुद्दा होंगी और ऐसा होने की स्थिति में किस दल को कितना चुनावी लाभ होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वेधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, वालमुकुंद शर्मा, नेता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी जी, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। शुरुआत कांग्रेस से होगी क्योंकि शर्मा जी, सीएम ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में यानी हुड्डा सरकार में नौकरियां बेची जाती थी, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, पिछले 10 सालों का हमारा भी कार्यकाल आप लोगों ने देखा होगा और इस सरकार का भी आप कार्यकाल देख रहे। किसी को यही प्रजातंत्र की खूबी है, कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, उसको आज के टाइम पे हम ये नहीं कह पाते कि आप क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं। जब सामने कोई बैठा नहीं, कोई कुछ भी कह दे। प्रत्यक्ष ये है, आज SC/ST के दफ्तर में 90 लाख की अटैची के साथ वहां के सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं वो पकड़े जाते हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जो सरकार के अंतर्गत काम करती है वो छापा डालती है। लगभग सभी कर्मचारी ऐसे सर्विस आयोग के, सर्विस कमीशन के, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनके रिश्वत लेने की बात साबित हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक साल 1.5 साल तक वो जेलों में रहे हैं, लेकिन उससे आगे की इंक्वायरी नहीं बढ़ी, क्योंकि आगे की इंक्वायरी बढ़ती तो जो बोर्ड के मेंबर हैं, चेयरमैन तक आ जाती। सरकार ने वो इंक्वायरी को बीच में रोक दिया। हर पेपर, करीबन हर पेपर लीक होता है, करीबन हर पेपर लीक हुआ है। आपके सामने है, मास्टरमाइंड पकड़े गए दूसरी स्टेटों में भी और हरियाणा में भी। सबसे ज्यादा जो लोग पकड़े गए हैं वो जो एकेडमी चलाते हैं, यानी कि नेटवर्क तार जुड़े हुए हैं। और जो अनिल नागर जी गिरफ्तार किए जो एक्साइज ऑफिसर है, उन्होंने तो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट है उसकी HPSC की, उसमें वो बदलने का और प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सिस्टम बना रखा था।
ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। और फिर ये कहते हैं पर्ची खर्ची के बगैर सरकार मतलब नौकरियां देख रही है। नौकरियां तो नीलाम हो रही है यहाँ पे, इतना तो आप छोड़ो, नीलाम हो रही है यहाँ पर। कांग्रेस एक बदकिस्मती है देश की, कांग्रेस पर कोई भी आता मुंह उठा करके आरोप लगाता है, जबकि सुशासन और अच्छा कार्य, अच्छी एक क्या बोलते हैं जिसको हमने डिलीवरी दी है देश में, पूरे देश में, ना केवल हरियाणा पूरे देश में। और हरियाणा में लगातार बार बार सरकार बनी है हमारी, तो लोगों ने हमने काम किया तभी तो बार बार सरकारें बनी हैं। ये कहने वाला कोई, आज डिबेट चल रही है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता वो बताए क्या अनिल नागर गिरफ्तार नहीं हुए, क्या एसएस बोर्ड में पुलिस का छापा नहीं पड़ा, क्या इतने पेपर लीक नहीं हुए, क्या मैरिटों को काट करके भर्तियां नहीं हुई। ऐसी ऐसी बेहुदा, मतलब मैं शब्दों का प्रयोग करूं, अभी पीछे आए लड़कियों का, कन्याओं का, कि इनकी छाती मापी जाएगी, इस तरीके के प्रस्ताव पारित करके बोर्ड में इन्होंने किया, और जिसकी हर देश में, पूरे देश में आलोचना हुई। तो ये इनका कोई ये तरीका कहना खड़े हुए कह देते, क्योंकि अगर वहां कोई बोल पड़ता तो सीएम साहब कहते हैं डंडे लगेंगे, पिटवा देंगे। ये तो 10 रिकॉर्डिंग में दे देता हूँ। अभी सीएम साहब ने कहा कि ज्यादा बोल जाना तेरे शुगर तरफ हमारे आदमी तैयार हो लिए पुलिस वाले, और तेरे को उठा के बाहर फेंक देंगे। एक दंपत्ति आती है, गुजरे दंपत्ति ने बोले अंदर जेल में दे दूंगा, किसी को कहते तेरी गर्दन काट दूंगा। तो कौन बोलेगा होगा आगे, जब राजा ही सुनता नहीं किसी की बात, सीधा गर्दन काटने की बात करता है, तो कौन बोलेगा वहां। कुल मत लगाए वो सारे, हमारे जो मीडिया के लोग हमारे बैठ जाएंगे, आप मीडिया बैठ जाओ, दूसरी मीडिया को सामने कर लो, प्रवक्ता इनके बैठ जाएंगे, हम बता देंगे कौन कौन आदमी लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किन किन आदमियों ने कोठी बना ली, कौन कौन आदमी यहाँ किराए पर रह रहे थे, वहां लंबी चौड़ी फीस दे देंगे, नाम दे देंगे, कराएंगे जांच। ये नहीं होता है जांच के नाम पर क्या हुआ, जो वो कर्मचारी पकड़े गए थे एसएसपी के, उससे आगे जांच क्यों नहीं बढ़ाई, सरकार जवाब दे। जी। और वो पब्लिक डोमेन में डाले कि वो जांच कहाँ तक पहुंची। जी बालमुकुंद जी, जी चलिए विधु जी हमारे साथ, विधु राहुल जी जुड़ गए हैं। विधु जी, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि अटैची का सिस्टम चल गया है, नौकरियां बेची नहीं जाती है, नौकरियां नीलाम की जाती हैं आपकी सरकार में। ज्योति जी, बड़े अचरज की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता वही सब कह रहे हैं जो जिन बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं। कितना अच्छा से उन्होंने कहा कोई कुछ भी कह दे, क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है, लेकिन अब तो आमने और सामने बैठे हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, और हमारी मॉडरेशन के लिए आप भी बैठे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बता दूं कि नो लेस देन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने कांग्रेस के जो चयन भर्ती आयोग था उसको कहा था वन मैन शो, लाला की दुकान। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस के समय के चयन भर्ती आयोग के हैं। किस समय, जब एक दिन पहले उस समय के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जमाने के अभय सिंह चौटाला एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 151 लोगों की एचसीएस की लिस्ट बताते हैं कि ये लोग आने वाले हैं, और 151 के 151 अगले दिन अखबार में छप जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष, बड़ी बात है ये, उन तक भी लिस्ट पहुंचती थी, कितनी बड़ी बात है। देखिए किस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस ने उन 151 में से 60 तो इनके रिश्तेदार ढूंढे थे। इनके समय के एक सुपर सीएम हुआ करते थे एमएस चोपड़ा, महेंद्र सिंह चोपड़ा, उनकी बिटिया उसमें एचसीएस बनी थी। इनके बिजली मंत्री थे अजय यादव, उनके दामाद या बिटिया उनमें से एक बनी थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मामी, फूफी, ताई, काकी, कोई नहीं छोड़ा रिश्तेदार। 60 रिश्तेदार तो इंडियन एक्सप्रेस ने 151 में ढूंढ लिए थे, बकायदा एड्रेस समेत बताए थे। और उसके बाद आई ये सरकार, जिसके अंदर दैनिक भास्कर ने जब हमारी पहली एचसीएस की भर्ती हुई तो बड़ा एक वो हेडिंग डाली कि भाजपाइयों के रिश्तेदार फेल और नाई की लड़की एचसीएस लगी। कांग्रेसियों ने बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन असल में ये हमारी पारदर्शिता बता रही थी। दैनिक भास्कर ने भी बहुत सारी जो लोग इंटरव्यू के लिए गए थे उनमें दूर दूर की रिश्तेदारियां ढूंढी थी, लेकिन कोई एक भी रिश्तेदार एचसीएस नहीं लगा। और कहां पर, शाहपुर की, कंडेले की एक नाई समाज की, जैसे उन्होंने बताया, कोई रिक्शा चलाने वाले का। और पहली बार इतिहास में हुआ, ये बहुत सारा मुस्लिम तुष्टिकरण करते थे। मेवात से पहली बार एचसीएस लगा तो हमारी सरकार में लगा, गरीब परिवार के लगा। मुझे खुद 1-2 जगह जाने का अवसर मिला, जिन घरों में आपकी पक्की छतें भी नहीं थी वो लोग एचसीएस लगे, और कहां पर ये केवल अपने रिश्तेदारों में बांटा करते थे। दूसरी बात, इसकी भी विवेचना होनी चाहिए कि इन्होंने रोजगार दिया ही कितना। इनकी हर भर्ती वो कैंसिल हुआ करती थी कोर्ट के अंदर।
हमारी एक भी भर्ती आज तक कैंसिल नहीं हुई। ये बार बार अनिल नागर का नाम ले रहे हैं। अनिल नागर को पकड़ा किसने? हमने पकड़ा। आपको पता कैसे चला बालमुकुंद जी? आप और आपकी पार्टी चद्दर डालकर जब सो रही थी, उस समय मनोहर लाल जी की एजेंसी कार्रवाई कर रही थी। अगले दिन के अखबार में आपने पढ़ा कि मनोहर लाल की एजेंसी ने अनिल नागर पर कार्रवाई की। आपने घोटाला नहीं पकड़ा, आपने घोटाले की कार्रवाई पकड़ी। ये एक मूल अंतर है। कहां पर घोटाले पता किए जाते थे? नेता प्रतिपक्ष बताया करते थे, पूरा विपक्ष बताया करता था, आंदोलन लड़े करते थे हम। आप तो सोए होते हो, अगले दिन अखबार में हमारी सरकार की कार्रवाई, और उस पर चिल्लाते हो घोटाला घोटाला। अरे साहब, घोटाला नहीं, घोटाले पर कार्रवाई है। जहां तक बात नौकरी देने की है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार है, उसने अपने कार्यकाल के अंदर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी सूची है, इन्होंने 58,766 जो है वो HSSC, जो पहले SSB कहा जाता था, उसके तहत भर्ती किए। HPSC के तहत 5424, जिनकी एक मैंने अभी बताया कि किन लोगों को भर्ती किया करते थे HPSC वाले, और स्कूल सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके तहत 20,777। ये कुल योग मिलकर बन जाता है 86,000 कुछ। इन्होंने 10 साल में 86,000 लोगों को भर्ती किया, जिनमें मैंने रिश्तेदारियां भी निकालकर आपको बता दी। हमारी सरकार अब तक 9 साल पूरे नहीं हुए 1,11,000 के करीब करीब भर्ती कर चुकी है, और उसकी पूरा ब्यौरा है मेरे पास। अगर आप समय देंगे तो ब्यौरा भी दूंगा। और इसके अतिरिक्त अभी लाइंड अप है 32,000 तो सी कैटेगरी के जो हैं, अभी हमारे सी क्लास के जो भर्तियां होनी है वो हैं, और लगभग 18,000 डी ग्रुप की जो है भर्तियां उसमें होने वाली हैं। इसके अलावा पुलिस की भर्ती हैं, ये जाकर 2 लाख बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में 86,000, हमारा उससे 2.5 गुना ज्यादा, 2 लाख। और ये कब? जब गरीब के बच्चे लगे हैं साहब, ये देखने के लिए जो है ना, आंखें खोल लीजिए। ये कोचिंग सेंटर का जिक्र कर रहे थे ना, कोचिंग सेंटर क्यों नहीं होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार में? एक भी कोचिंग सेंटर मुझे पानीपत में ढूंढने से भी नहीं मिला, जो 2014 से पहले चल रहा हो। एक कोचिंग सेंटर जो है बिशन स्वरूप कॉलोनी में था। मैंने पता किया, भाई भले मानस, तू इतनी पुराने दिनों से कैसे चल रहा है? बोला जी मुखर्जी नगर में मेरा कोचिंग सेंटर था, दिल्ली में, वहां लड़ाई हो गई तो जाकर पानीपत खोला। हरियाणा के अंदर कोचिंग सेंटर बैन थे, कोई एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था हरियाणा में। हमारे आज कोचिंग सेंटर में भीड़ अपने आप में प्रमाणित कर रही है। नेताओं की बैठकों से भीड़ उठकर कोचिंग सेंटर पर पहुंच गई। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि लोगों को नौकरी, योग्यता और पात्रता पर मिल रही है। कहां पर हुक्के भरकर और झूठे गिलास उठाकर जो है कांग्रेसी नेताओं के नौकरी लेने की कोशिश करते थे लोग। आज युवाओं को भी पता है नौकरी पाने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, इसीलिए जो है गली गली में कोचिंग सेंटर खुल गए। आपका उत्तर पूरा हुआ। रेड्डी साहब, जब नौकरियों में गड़बड़ी की बात होती है तो आपकी पार्टी को भी लगातार घेरा जाता है कि बीजेपी की ओर से गड़बड़ी को लेकर, घोटाले को लेकर। दूसरा, पिछले 10 साल का जिक्र कर रहे थे सीएम साहब की नौकरियां बेची जाती थी, लेकिन हमने पूरा सिस्टम बदल दिया के दावा ये है कि सबसे अधिक नौकरी दी गई है, जो कि तथ्यात्मक है अपने आप में, जिसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा दावा ये है कि पर्ची खर्ची का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जो काबिल होगा नौकरी उसी को दी जाएगी। ज्योति जी, जो हमारे वाली बात है, बीजेपी घेरती है। बीजेपी के पास कुल मिलाकर के 2 ही बातें होती हैं जो ये बात उठाने का काम करते हैं। जो हमारी नौकरियों की बात ये उठाने का काम करते हैं, वो 3206 अध्यापकों वाली नौकरी है। उसमें सीबीआई की भी जांच होगी, कोर्ट ने भी सारे दस्तावेज खंगाल लिए, कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नाम मात्र का भी उसमें नहीं मिला, और क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से उसमें मिल चुकी है। बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी से वो काम हुआ था। वो अलग बात है कि कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत हमारे नेताओं को जेल में जाना पड़ा। दूसरी बात, ये नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा की थी कि हम, अदालत ने जो फैसला सुनाया, सीबीआई ने जो जांच की, उसको लेकर आप कह रहे हैं क्लीन चिट दे दी थी। क्लीन चिट दे दी थी तो क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने जेल भेजा था? करप्शन नौकरियों में गड़बड़ी, नौकरियों में घोटाले का जो मामला करप्शन पैसों के, सुनो नहीं, देखिए आप वैसे घुमा रहे बात को। करप्शन की मैंने बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है। चलो जो नौकरी लगी वो एक अलग इशू है, लेकिन पैसे का लेन देन, कहीं एक पैसे का कोई लेन देन हुआ हो तो आप मुझे बताइए। पैसे के लेन देन की बात करप्शन में वही बात आती है कि पैसे का कितना लेन देन चल रहा है। दूसरी बात ज्योति जी, इन्होंने कहा है कि भाई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 50,000 नौकरियां हम प्रति वर्ष देने का काम करेंगे, और कांग्रेस ने कम दी, इनेलो ने कम दी, मैं मान लेता हूं, जो भी ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ को मैं एक बार मान लेता हूं, सभी ने कम दी।
इन्होंने 50,000 का प्रदेश की जनता को प्रतिवर्ष नौकरियां देने का सपना दिखाने का काम किया था, जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको सत्ता में लाने का काम किया। तो जब 9 साल में 4,500 भर्तियां होनी चाहिए थी, क्या ये प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने धोखा करने का काम नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? प्रदेश की जनता इसको समझती है। आज प्रदेश का युवा प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में भागने पर मजबूर हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव से 20-20, 30-30, यहाँ तक के 100 युवा भी अपने घरों को, अपनी जमीनों को बेच करके विदेशों में केवल मात्र इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश में रोजगार नहीं है। रोजगार के मामले में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे पिछले पायदान पर है। नंबर 1 बेरोजगार हरियाणा प्रदेश इस सरकार ने बनाने का काम करने का कौन सी एजेंसी के आंकड़े बता रहे? नंबर 1 जब आप कहते हैं रेणु साहब, किस आधार पर कह रहे हैं? नंबर 1 बैकवर्ड। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सरकारी ऑफिस है तो उसने भी कह दिया कि 9% के ऊपर नंबर 1 हरियाणा है। आप सीएमआई की मत मानिए, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है उसने भी नंबर 1 घोषित कर दिया कि 9% के साथ बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। और सीएमआई की रिपोर्ट तो 36% बताती है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है। ये माने या ना माने, लगभग आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं 9% के। तो और दूसरी बात ज्योति जी, हरियाणा का युवा, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आप अपना सर्वे करवा लीजिए, प्रत्येक गांव से लगभग 50% युवा प्रदेश को छोड़ चुका है, विदेशों में भाग गया है केवल रोजगार पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आंकड़े देख लिए कि हरियाणा जो है नंबर 1 बेरोजगार बना दिया है। जम्मू कश्मीर भी हमसे आगे है रोजगार देने में, हम सबसे पीछे हैं। तो इन्होंने जनता को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया था, जो कि बिल्कुल सरासर जनता के साथ धोखा है। दूसरी बात, जो नौकरी देने का काम किया है, एक और मैं हमारे साथी से पूछना चाहूंगा। इन्होंने पहले जो है ना, एक ठेकेदार होता था, ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी कुछ लगाए जाते थे जो डीसी रेट के हुआ करते थे, डेली वेज के हुआ करते थे। अब इन्होंने सरकारी ठेकेदार बनाने का काम किया, जिसको रोजगार निगम के नाम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नाम दिया। वो जो रोजगार दिया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी वो कौशल निगम बना दिया है। निगम वैसे सेमी होता है, लेकिन जहां वो नौकरी देता है वो नौकरी भी टेम्परेरी है, दोज आर ओनली फॉर 1 ईयर। तो क्या नौकरी की विश्वसनीयता रहेगी? क्या नौकरी की सोशल सिक्योरिटी रहेगी कि वहां भी 1 साल के लिए मिलेगी? एक कर्मचारी बराबर में बैठ करके 50,000 तनख्वाह ले रहा है और एक कर्मचारी 10,000 रुपए में वही काम कर रहा है, उससे भी ज्यादा काम कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय प्रदेश के युवाओं के साथ इन्होंने करने का काम किया है। अगली बात ये कहते हैं कि अभी सीएम साहब की बात आपने सुनाई थी हमारे को। हाँ, दूसरी बात, नौकरियों में आउटसाइडर कितने भर्ती हुए? 1,11,000 का श्वेत पत्र जारी करें, कितने स्टेट के बाहर के इसमें भर्ती किए गए? आपने पीछे रोहतक में देखा होगा, जब वहां पर इनका जो ना वेरिफिकेशन चल रही थी, कितना बड़ा हंगामा हुआ था कि बाहर के लोगों को वहां भर्ती किया जा रहा था, उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चल रही थी। हरियाणा का युवा चिल्ला रहा था कि बाहर वालों को क्यों आप यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्यों इनको आप इनरोल कर रहे हो, जबकि बाहर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कोई तवज्जो नहीं देता। और हमारे प्रदेश में ये सरकार मैक्सिमम लोगों को, बाहर के लोगों को भी इनरोल करने का काम करती है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि 1,11,000 में कितने लोगों को आपने बाहर के लोगों को इनरोल करने का काम किया है? अगली बात, अभी सीएम साहब को आपने सुनवाया था, सीएम साहब ने कहा कि हमने ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया है, जिससे भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली कम हो जाए। नहीं सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करने की आप सर बात कर रहे हो, वो कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जो आपने ये पोर्टल सिस्टम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पोर्टल सिस्टम के द्वारा और ज्यादा शोषण लोगों का किया जाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आम नागरिक को नहीं पता ये पोर्टल कैसे चलता है, कैसे बंद होता है और कैसे इसके ऊपर लोडिंग और अपलोडिंग होती है, उनको नहीं पता। उनको बहका करके और धोखा दे करके और ज्यादा बड़ी लूट करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी एजेंसी से जो जांच करवाए निष्पक्ष रूप से और देखें आज भ्रष्टाचार कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है।
जो आप कहते हैं पर्ची और खर्ची की बात जी, आपने साहब। उठाई ज्योति जी, जो पर्ची और खर्ची ना चलने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये सही कहा बाल मुकुंद शर्मा जी ने। आज नौकरियों की बोलियां लगाई जाती है और ये कई कई एजेंट होते हैं और यहाँ तक पूछते हैं अगर इस वैकेंसी के लिए किसी ने फार्म भर रखा हो तो हमसे मिल लेना, हम आपका चलिए फार्म भरवा ये देंगे। इनेलो के आरोप अगर हैं। सच्ची हमने नीयत से, ईमानदारी से सरकार विदु जी, मैं ग्राउंड बेस पर आम इसकी आदमी जांच पार्टी को करवाए, चर्चा में जोड़ूं तो उससे तब पहले आप सच्चाई काफी के देर से सामने कुछ आएगी। काउंटर करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में बताइएगा। बड़े हैरानी की बात है कि कितना झूठ एक डिबेट में बोला जा सकता है। किस प्रकार से इन्होंने कहा कि सीबीआई को जांच में नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने जो है तीन कोर्टों ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इनकी पार्टी के सुप्रीमो है, आज भी हैं, आज भी इन्होंने बेशर्मी से उन्हें सुप्रीमो बनाया हुआ है। वो 10 साल के हाथ किसी लिए भुगत कर आए हैं। मैंने बोला है, बीच में मत बोलिए रेडू साहब, बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए रेडू साहब, बीच में मत बोलिए। अपनी वफादारी साबित करने का ये कोई तरीका नहीं है। अपनी वफादारी इस तरह नहीं साबित करोगे, अपनी वफादारी इस तरह नहीं साबित करोगे चौटाला के प्रति। जो सच है उसको जाने दो। आपके बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला, बोल ले, एक शब्द नहीं आपके बीच में बोला। मैंने बात कही है, पैसे एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला। ज्योति जी इनको समझाओ कि ये वफादारी हरियाणा को लूट खाया है। इसकी वफादारी ने, मैं तो इस वफादारी ने हरियाणा को लूट खाया है। आपकी वफादारी ने, आपकी वफादारी हरियाणा के प्रति नहीं है, उस खानदान के प्रति है सिर्फ, जिसके लिए आप यहाँ पर बैठकर बैटिंग कर रहे हो। चलिए, अब मैंने जब एक शब्द नहीं बोला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेडू साहब भी मेरी बात को सुनते हैं। ठीक, चलिए। हिंदुस्तान का क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम कहता है 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी कन्विक्टेड। 99 अपराधी बेशक बच जाएं, एक भी मासूम को जेल नहीं होगी, उसको सजा नहीं मिलेगी। और यहां तो ऐसे वकील मशहूर हुए जो खुद इश्तेहार लगाया करते थे कि भरे बाजार सरेआम बिल्कुल दिन के अंदर, दिन के उजाले में गोली मारकर आ जाइए, तुझे बचा लेंगे। उनमें से एक वकील स्वर्गीय राम जेठमलानी थे। उन्होंने जाकर माफी चाहूंगा, ओम प्रकाश चौटाला के लिए पैरवी की। 30 वकीलों की, महंगे वकीलों की फौज खड़ी हुई। 3 बड़े कोर्टों ने एक दिन भी सजा कम नहीं की। इतना बड़ा इंक्रीमेंटिंग एविडेंस था। अगर थोड़ा सा भी एविडेंस मिल जाता इनको बचने का तो ये हजारों अपराधियों की तरह बच जाते, क्योंकि कोर्ट कभी भी अपराधी ढूंढता नहीं है जिसके खिलाफ बिल्कुल इंक्रीमेंटिंग एविडेंस होता है उसको। और 10 साल के स्वतंत्रता संग्राम में बिताकर आए वो जेल में। कितनी अजीब बात कही इन्होंने। दूसरी, आज भी इनके बीच में कुछ नहीं बदला। इनकी रोहतक का जिला अध्यक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल का रोहतक का जिला अध्यक्ष, जिसके घर में इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक का ऑफिस चल रहा था, रोहित नाम है उसका, वो आज भी भगोड़ा है पेपर लीक करवाने के नाम पर। ओम प्रकाश चौटाला और रोहित में कोई चीज नहीं बदली। वो भी अलमारी को पीछे से काटकर 10 साल तक जेल में गए थे। इनका ग्राउंड स्तर का कार्यकर्ता भी इसी स्तर का है। ये बात अभी मैं आगे चर्चा को पर्ची खर्ची की करते साहब आप बोलिए। बड़ी बात क्या है? आप रुकिए, आप रुकिए। आम आदमी पार्टी ने देखिए इनका ओपनिंग स्टेटमेंट, बड़ी एचकेआरएन, मैं सभी पैनलिस्ट को एक बार चर्चा में जोड़ दूं। सिर्फ एक लाइन मुझे कहनी है, कहिए वन लाइन कहिए। मेरे एचकेआरएन वाला तो जवाब लिया इन्होंने कहा, विदु जी अभी नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हरियाणा में बिल्कुल सीना तान करके अपने कार्य कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल गलत कहा है। बताओ कब कहा नफे सिंह राठी की बात ही नहीं हो रही है। नफे सिंह राठी की बात नहीं हो रही है, भगोड़ा है आज भी। चलिए विषय पर आते हुए फिर, उसके घर में आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय चल रहा है और वो भगोड़ा है। प्रियदर्शनी जी आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, हरियाणा सरकार दावा करती है करप्शन खत्म कर दिया है, पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। जो काबिल हैं, जो योग्य बच्चे हैं, भले ही गरीब परिवारों से हैं, उनको हम नौकरी दे रहे हैं। तो लगता है कि चुनावी मुद्दा तो ये होगा। जी देखिए, ये पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है, ये बेसिकली पर्ची लीक करने की सरकार है। और पर्ची लीक करने में इनके यहाँ बोलियां लगती हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। अगर 9 साल में इसकी फहरिस्त निकाली जाए तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रही थी, रावल साहब को।
रावल साहब शायद अपने साथ डेटा नहीं लाए होंगे कि 9 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरी। मैं सुनना चाहूंगी, मैं सुनूंगी रावल साहब जब आप बात कर रहे थे तो मैंने एक शब्द नहीं बोला था। अब आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने गलत बोला है। नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, तो मैं भी डेटा लेके आई हूँ। गलत बोला, मैं डाटा लेकर आया हूं। मैं बिल्कुल बहुत सारा डेटा लेके आई हूँ। क्षमता रखिए सुनने की, डाटा नहीं लेकर आया। क्षमता कि मैं डाटा नहीं लेकर आया। क्षमता रखिए सुनने की, सत्य सुनने की क्षमता रखिए, सत्य सुनने की क्षमता रखिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत ये है कि जब भी इनके साथ सत्य बोला जाए तो ये सत्य सुनने की क्षमता नहीं रखते। ये तरीका नहीं चलेगा। एचएसपीसी की परीक्षा में इन लोगों ने एचएससीएस के अधिकारी पकड़े गए हैं। अधिकारी पकड़े गए, 3 आईएएस ऑफिसर गिरफ्तार हो गए। हाँ, देख लिया आपका नकली डेटा, जिस तरीके से नकली डेटा आप दिखाते हैं, ये सारे नकली डेटा हैं, ये सारे नकली डेटा हैं, ये सारे नकली डेटा हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। धरातल में नौकरियां ही नहीं है। आप आईएएस ऑफिसर की बात रावल साहब, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो आप डेटा मुझे दिखा रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। 3 आईएएस ऑफिसर, अरे कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली हरियाणा की बात करिए। 3 आईएएस ऑफिसर पकड़े गए। आज भी याचिका फाड़ कर फेंक दी है। नहीं, 3 आईएएस ऑफिसर पकड़े गए। इसका क्या जवाब है आपका? मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, राघव चड्ढा को आप लोगों ने तो ईडी और सीबीआई को खेल बना दिया है। आप लोगों ने तो ईडी और सीबीआई को खेल बना दिया है। और किया क्या है? हरियाणा पे आइए रावल साहब, हरियाणा पे आइए। जब हरियाणा पे इनके पास बोलने के लिए नहीं रहता तभी दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं। भ्रष्ट पार्टी आम आदमी कौन सी भ्रष्ट पार्टी? भ्रष्ट आपके मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। कभी कभी आईना देख लेना चाहिए रावल साहब, कभी कभी आईना भी देख लेना चाहिए। जिसके हर मंत्री, अरे रहने दीजिए, जिनके घर खुशी के होते दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। हवाला कांड करके सुन जेल के लीजिए, अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते इसी तरीके से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इनके पास टॉपिक पे डिबेट करने के लिए मटेरियल ही नहीं होता। क्या बोलेंगे अपनी सरकार के बारे में? बोलते हैं आप लोग? चिल्ला लिया आपने, 10 लाख नौकरी, चिल्ला लिया। सत्य सुनिए, 3246 नौकरी दी है। कौन सी 3246 नौकरी दी थी आपने? यहाँ पर आकर लेक्चर कर रही हैं। कौन से 3246 नौकरियां दी थी? आज भी 2 लाख पद, 2 लाख पद हरियाणा में खाली है। 2 लाख पद हरियाणा में खाली है। रावल साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जमीन पे आइए, जमीन पे आइए। आपके खट्टर जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं, जमीन पे आइए। 11,000 हमने दिए हैं, आपने हरियाणा की बेटियों के साथ कितने उसमें भी भ्रष्टाचार। मंत्री जेल के अंदर तिहाड़ में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तिहाड़ के अंदर चक्की पीस रहे हैं आपके नेता। तिहाड़ के अंदर जिनको आप भारत रत्न देने की डिमांड कर रहे थे, वो इस समय तिहाड़ के अंदर चक्की पीस रहे हैं, लगातार चक्की पीस रहे हैं। तिहाड़ पार्टी बन चुकी है आपकी, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी। भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ पकड़कर मंचों पर खड़े होकर लालू प्रसाद से लेकर चौटाला के साथ जो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी है उनके साथ खड़े होते हैं आप लोग। रफूगिर कोई नहीं है। जितना आम आदमी पार्टी ने इस देश की जनता को छला है, इतना कोई पार्टी नहीं छल पाई है। सीएमआई इज अ फ्रॉड। केजरीवाल की तरह सीएमआई एक फ्रॉड है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखता है वो सीएमआई का एमडी है महेश व्यास कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला सीएमआई का एमडी है। उस पर क्यों यकीन करे? कोई यकीन क्यों करे? मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी मैं देख रही थी कि खट्टर साहब अभी बयान दे रहे थे। एमबीबीएस आपके बच्चों की संख्या घटी है। पेपर लाइव सुनिए, आपके नीट क्लियर करने वाले दिल्ली के बच्चों की विधुरावल संख्या जी, घटी है। विधुरावल जी, हरियाणा के अंदर ऐसे 4 पेपर लेके आई हूं। नीट क्लियर करने। ऐसे नहीं सुपर बोलो, 100 का हमारा अभी प्रोग्राम नकली पेपर न्यूयॉर्क लेके टाइम्स आई में हूं छप मैं। रहा है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में हमारा सुपर 100 का प्रोग्राम छप रहा है। विधु जी आप सुनिए, अभी आप सुनिए, आप देखिए आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। नहीं सुनिए, आप सुनिए, आप बीच में ना बोलो सर, आप बीच में ना बोलो। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर इस तरीके ये जो अभी जो जितना चिल्ला चिल्ली आप लोगों ने की है, दर्शक नहीं सुन पाएंगे, समय बर्बाद कर चल और चरित्र इस पार्टी का दिखाता है। लेकिन आप भी इस तरीके से करते लड़ाई करते हैं। प्रियदर्शनी जी, आप ये ना कहें किसी को कि वो डाटा नहीं लेकर आए हैं।
नहीं डेटा नहीं लेटा, वो कौन सा आप किसी को चैलेंज करेंगे वो बताएंगे इस डेटा की ऑथेंटिसिटी वो पिछले उत्तर में भी वो पिछले उत्तर में भी बताते मैंने डिबेट को आगे बढ़ाया। अब इसमें मुझे क्या मालूम इसने आपने क्या लिखा है। जब नहीं सुनिए HSSC की बात होगी, HPSC की बात होगी तो झूठा कैसे हो सकता है? बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। नहीं मुझे अभी आप सुनिए, नहीं सुनिए, मैं बता देता हूँ। नहीं सर अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, आप सुनिए, बता देता हूँ ना, आपका तो आप चैलेंज ना करें ना, आप अपनी बात करें। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। आप अपनी बात करें। डेटा बताएंगे, मैं क्यों सुनूं CMI की रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है? नहीं मैं बता देता हूँ ना, आपके संशय दूर कर देता हूँ। प्रियदर्शनी जी पानी पीजिए, मेरा डाटा सुनिए, मैं डाटा पानी पीजिए, मैं आपको डाटा सुनाता हूँ। मुझे कोई संशय दूर नहीं करता। आप पानी पीजिए, मैं इतना डाटा बताता हूँ आपको। खट्टर साहब आपको झूठ परोसना है, आप झूठ बोलने आए हैं सिर्फ यहाँ पर डिबेट में, आप झूठे दावे करने वाली हैं। क्या सोचती हैं जनता को समझ नहीं आता आपकी बात को? कैसे कह दिया आपने डाटा नहीं लेकर आया? जब मैं डाटा दे रहा हूँ तो आप चुप क्यों हो जाती? मेरा डाटा सुनिए, जब आपने झूठा क्लेम किया तो डाटा सुनिए, आज जब आपने झूठा क्लेम किया अब मेरा डाटा सुनिए, अब सुनिए, क्योंकि आपने झूठ बोला फिर वापस लो, माफी मांगो झूठ बोलने के लिए। कुछ भी आता कुछ भी बोल जाओगी, मजाक चल रहा है, सच चल रही है। ये भगवंत मान की कैबिनेट चल रही है क्या? भगवंत मान की कैबिनेट चल रही है क्या? ये हम मजाक करोगे आप यहाँ पर आकर लाइव टीवी डिबेट पर बिना जानकारी के आकर बैठ जाना, प्रवक्ताओं के ऊपर इस प्रकार के अच्छा लगाना। आपने नोट लिया और जनता तैयारी कर रही है आप लोगों का इलाज करने की। पूरी पंजाब की जनता भी, दिल्ली की जनता भी पानी पीजिए, मेरे से डाटा सुनिए, जिसके बारे में आप 3 बार झूठ बोल चुकी हैं, 3 बार झूठ बोल चुकी हैं एक डिबेट में, 3 बार झूठ बोल चुकी हैं, 3 बार झूठ बोल चुके हैं एक डिबेट में। सुनिए, आपका झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा, पर्दाफाश कर दूंगा आपको, मैं पर्दाफाश कर दूंगा आपका। हिम्मत है आपके अंदर, आप डर गए हमसे, आप हमारे डाटा से डर गए और हमसे डर गए, आप हमसे डर गए और हमारे डाटा से डर गए। आगे से लूज माउथ मत करना, हमारे आगे इस प्रकार से लूज माउथ मत करना, नहीं चलेगा। होंगे वो लोग जो आपकी बकवास सुनते होंगे, हम बकवास नहीं सुनेंगे। आप नकली डेटा दिखाइए जनता को बेवकूफ बनाइए। हम आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, नहीं आपको बता रहे हैं हम इस तरह करने के बाद भी आपके सुनेंगे। हाउ डेयर यू कॉल अस? नो हाउ डेयर आई कॉल यू? हाउ डेयर आई कॉल यू? रावल साहब आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से जनता को शर्म आनी चाहिए आपको। 7 साल में 3200 नौकरियां दी पूरे दिल्ली में, हम 1,11,000 दे चुके हैं और यहाँ कर हमसे डाटा की बात करती हैं, डाटा की बात करती है, डाटा की बात करती है। यू थिंक पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ? यू थिंक पीपल डोंट नो एनीथिंग? कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। आपके घर का ड्राइंग रूम है ये, आपके घर का ड्राइंग रूम है ये, आप कुछ भी बोल देंगे आप। 540 नौकरियों से ज्यादा हमने दी है। ये क्या बातें कर रहे हैं ये? बालमुकुंद जी भी हंस रहे आप लोगों की बातें सुनकर। ये दर्शक नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पाते। मैं आज स्टूडियो में बैठ कर नहीं सुन पा रही हूँ। क्या हो अल्लाह के रखे दिया आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने। जादौन जी देखिए, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं सभी को। ये शुरुआत से जब से ये लोग सरकार में आए, मनोहर सरकार की मैं बात कर रही हूँ, इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया कि पहले करप्शन था नौकरियों में, नौकरियां बेची जाती थी। हमने ये नारा जो दिया गया कि पर्ची खर्ची सिस्टम हमने खत्म कर दिया। आपको लगता है कि चुनाव में भी इसे भुनाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी की ओर से, और अगर किया गया तो बीजेपी कामयाब होगी? देखिए, चुनाव में तो ये मुद्दा पिछले चुनाव में ही उठा दिया गया था कि हम मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं। पहले कार्यकाल से ही सरकार ने मुद्दा उठाया कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पर्ची खर्ची से भर्तियां होती थी और दूसरे काम भी पर्ची खर्ची से होते थे, फिर ट्रांसफर भी पर्ची खर्ची से होते थे। उन्होंने दावा किया कि हम ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम ले आए और उसको दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी उसकी सराहना की है और ऐसे ही नौकरियों की बात थी। पर जी तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने कोई आयोग बना के पिछली सरकार की पर्ची खर्ची आधारित नियुक्तियों की जांच क्यों नहीं करवाई? हाँ। ताकि पता तो चलता। कोई ऐसा फिल्टर तो लगाया जाना चाहिए था कि जो पर्ची खर्ची के आधार पर गलत नियुक्तियां हो गई, कोर्ट ने फैसले किए वो अपनी जगह आएंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार को तो ये करना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ अभी भी बख्शा के करवा लो, अभी भी टाइम पड़ा है चुनाव में। तो पर्ची खर्ची का मुद्दा तो है, भाई ये कहते हैं कि मेरिट के आधार पर, लेकिन सरकार को लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन करप्शन के मामले भी पकड़े जाते हैं। आईएएस गिरफ्तार हो रहे, विजय दहिया गिरफ्तार हो गया, आज जयवीर हारी गिरफ्तार हो गए। वो अपने माता का ट्रांसफर के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी,
और 3 लाख रुपए बरामद हो गए और वो जेल में बैठे हुए। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो। सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए बैठ के कि बड़े बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो नीचे के लेवल पर तो कैसे बच पाएगा। फिर वो भर्तियां घोटाले सरकार पकड़ रही है, ये तो ठीक है कि सरकार नहीं कर रही, ये मान लेते हैं, लेकिन हो तो रहा है ना जो सरकार के अंडर में। अब सरकार अधिकारी को भी तो सरकारी मानना पड़ता है, फिर सरकार है कौन। राजनीतिक नेतृत्व जरूर कह सकता है कि हम अच्छा एक शुचिता पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर सेट किस तरह से हो रहे हैं, पिछले पेपर रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही भर्ती है पुलिस की, कोई सवाल पूछे जा रहे हैं किसी और के किसी तरह के सब्जेक्ट से बाहर। तो ये सब चीजें क्या है, सरकार को थोड़ा सा अपने आप को और कंसंट्रेट करके इस भ्रष्टाचार को, इस तरह की तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को, इस बिखराव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अभी तो देखिए कि सरकार का दावा है कि हमने 1,10,000 नौकरियां दे दी और प्राइवेट उद्योगों में 12 लाख दे दी और मुद्रा योजनाओं से भी बहुत लोगों को लाभान्वित किया है। और बेरोजगारी की दर जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी की है वो 6.5% है। तो बेरोजगारी तो है ना, और 1,80,000 पद खाली पड़े हुए, वो भी अपनी जगह मुद्दा बना हुआ है। तो सरकार को अपने काम में और चुस्ती लानी चाहिए और जो है उसमें सच्चाई और ईमानदारी का समावेश करना चाहिए। और वो तो ठीक है कि चुनाव में तो वो जाएंगे, वो लेके जाएंगे और वो बगैर पर्ची खर्ची के जनसंवाद में भी आते हैं कि इतने लोगों को बगैर पर्ची खर्ची के इस गांव में नौकरियां मिल गई या आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया। वो तमाम तरह के नाम है, लेकिन सवाल ये है कि मुद्दे भी इस तरह से और कमियां और गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी जो सामने आ रहे हैं, तो सरकार को और काम करने की गुंजाइश है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी आएंगे आपके पास, थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अभी बालमुकुंद जी शुरुआत में बोले थे, उसके बाद इनका नंबर नहीं आया अभी तक। बालमुकुंद जी, विधु राहुल जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरियां बांट दी जाती थी, और दूसरा जितना आप लोगों ने 10 साल में दी थी, पिछले 10 साल की हम बात कर रहे हैं, उससे डबल देकर जाएंगे। देखो तो इसमें दो चीजें हैं। जो नेताओं के रिश्तेदार हैं वो पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, मैरिट पे आए हैं, वो जांच करा ले, ये कोई एक ऐसा केस दे दें कि जो हमारी सरकार में नौकरी लगे हैं और उनका कोई किसी तरीके की कोई जांच में उनको दोषी पाया गया, निखात पाया गया, उनको नौकरी से हटाया गया, वो बता दें। अभी जादव साहब ने एक बात की है, मैं बल्कि पिछली डिबेट में मैं भूल गया था, मुझे बल्कि 2-3 संज्ञान मेरे दिमाग में थी। ये जो ऑफिसर हैं जयवीर आर्य पकड़े गए हैं, ट्रांसफर के लिए पैसे दिए, वो भी जेल में, विजय दहिया भी, ये इनका जो पोषक रोजगार निगम है जिसके बारे में बड़े ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ये करने लगे हैं, वो भी जेल में है। यहाँ तक कि कुछ जज भी जेल में है। और एक नई चीज आई है, ये करप्शन की जो बात कर रहे हैं, एक आईपी आज जो डीजीपी हैं प्रदेश के कपूर साहब, उससे पहले विजिलेंस के वो थे आईजी वगैरह डीजीपी थे, वो आईएएस ऑफिसरों को टारगेट बना करके, एक बहुत ही ईमानदार आईएएस ऑफिसर है हरियाणा के, आपने नाम सुना डी सुरेश, बहुत ईमानदार ऑफिसरों में उनकी गिरफ्तारी आती है। उनको फंसाने के लिए उनको 17 की परमिशन जो कि संरक्षण देती है आईएएस ब्यूरोक्रेट को, वो परमिशन ना देते उसके खिलाफ केस किया क्योंकि वो डीजीपी लगना चाहते थे। ये इस तरीके का जो वातावरण प्रदेश में हुआ है, और वो आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आईपीएस ऑफिसरों की बहुत शिकायतें पड़ी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आईएएस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत ना होने के बाद भी उनको तक करते। सरकार पे 2 दड़ों में बटे हुए ब्यूरोक्रेसी, केवल करप्शन, केवल पैसा। आप खुद अपनी बातों में नहीं, आपकी बातें क्लियर नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं अधिकारी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं बताता नहीं, वो मैं बताऊंगा ना जी आपको। वो एक अधिकारी का तो मैंने नाम दिया ना आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये करप्शन है, ये भी करप्शन है, ये भी एक करप्शन है। लेकिन करप्शन का कोई आधार यूं नहीं हो सकता कि केवल ये करप्शन है। हाँ। आईपीएस ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं, जबकि उनकी जांचों को दबाया जा रहा है, उन पर इंक्वायरी नहीं की जाती। अब कोई एक ऑफिसर पकड़ा जाता है, उसके साथ नीचे कितने लोग हैं, कड़ी नहीं जोड़ते नहीं ये लोग। अब चीफ फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारा एसएससी में, उसके कुछ अधिकारी पकड़े गए जो लंबे टाइम तक जेल में रहे, लेकिन उनके ऊपर एसपी बोर्ड के मेंबर थे, चेयरमैन थे, वो जांच नहीं की। मैं ये कहता हूँ ये जांच हमारी सरकार जब आएगी, हम उस जांच को आगे जांच का दायरा बढ़ाएंगे। ठीक है बालमुकुंद जी, कम से कम एक मैं पूरी कर देता हूँ ज्योति जी, कानून के आपराधिक दृष्टि से, मैं क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ,
अपराध की कम से कम 3 कड़ियां तोड़ी जाती हैं। सपोज करिए कोई चोरी चीज बेच देता है कि वो चोरी करके किसने उसको दी और आगे उसको कम से कम 3 कड़ियां तोड़ेंगे तो अपराध के लिए अपराध साबित होगा। ये करप्शन का मैं बता रहा हूँ। अब एक बार मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरी पिछली बार फिर भी रहेगी। रणधीर सिंह गोलन के विधायक है पुंडरी से, निर्दलीय उम्मीदवार है, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो समर्थन कर रहे। उनका बेटा पैसे लेने में पकड़ा गया और उसके खिलाफ एफआईआर कर देगा। मैं अगर वो पैसे लेकर के आगे किसको दे रहा है ये बात नहीं की। पैसे दिए गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। जी। लेकिन मैं कहता हूँ ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। ऊपर कहाँ है वो ऊपर ढूंढना है, वो कांग्रेस के शासन में आगे ढूंढेंगे। ठीक है शर्मा जी, एक बात ये कह सकते हैं कि दूसरी सरकार नहीं, एक आपका जवाब दे रहा हूँ कि हमने ज्यादा नौकरी लगाई। क्या था हरियाणा 1966 बना होती थी, शुरुआत में भर्तियां कम होती थी, तो अब भर्तियां रिटायरमेंट ज्यादा हो रही है, रिटायरमेंट ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये 2 ही आंकड़े बता दे कि आज इन्होंने भर्ती 1,10,000 की है, पोस्टें कितनी खाली है, और हरियाणा इंटरप्राइज ब्यूरो ने नई पोस्टें बनाई कितनी है। पोस्टें ज्यादा खाली हो रही है, रिटायरमेंट ज्यादा, हर रोज ज्यादा रिटायरमेंट हो रही है, हजारों में रिटायरमेंट हो रही है, तो भरनी पड़ेगी। बल्कि तो सरकार तो कहती बहुत सारे पद ऐसे हैं जो सृजित कर दिए गए लेकिन प्रासंगिक नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो अब सरकार ये देखेगी। चलिए इस बात का मैं उत्तर लूंगी, विधु जी से उत्तर लेंगे इस बात का। प्रियदर्शनी जी बहुत संक्षेप में आप कहिएगा, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। संक्षेप में ही बोलूंगी लेकिन पक्की बात बोलूंगी। अभी मैं सुन रही थी स्टेटमेंट खट्टर साहब की जिसमें कि वो बोल रहे थे कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि अभी झज्जर ले लीजिए या बाकी जगहों में रिबन कटिंग, जैसे कि मुख्यमंत्री हैं हमारे खट्टर साहब, आप नौकरियों पर बात कीजिए ना, रिबन काट के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। एमबीबीएस के छात्रों के बारे में ये बातें कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस के छात्र आज से 1.5 साल पहले धरने पे बैठे हुए थे जब उनसे 40 लाख की सिक्योरिटी मांगी गई थी कि भैया आपको 40 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अगर आपको एमबीबीएस सरकारी कॉलेज से करना है। इसका मतलब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि कोई भी छात्र जो है, गरीब छात्र कभी भी सरकार बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप उसको समाधान मत करिए। रावल साहब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेजों पे सरकार काम कर रही है। सरकार मेडिकल कॉलेजों में 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, 8 अभी पाइपलाइन में है। गुड़गांव में काम किया है, गुड़गांव को राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा सकता है। हरियाणा का 50 to 52% राजस्व जो है वो गुड़गांव से ही आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी गुड़गांव में सिर्फ एक ही सिविल हॉस्पिटल है। चलिए आपने कई दवाइयां नहीं रहती करना था, लेकिन आपने कई बातें कह ली। आपने मेडिकल कॉलेज की बात कर ली, एमबीबीएस की बात कर ली, गुरुग्राम की बात कर ली। 2 लाख पद खाली है। क्यों पद? चलिए मैं इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगी। बेरोजगार युवा है और उसके बाद भी बोल रहे खट्टर साहब ठीक है अच्छे दिन बालमुकुंद जी ने भी पूछा, ये जादून जी ने भी पूछा, ये रेड्डी साहब ने भी आवाज उठाई, आप भी कह रही हैं करीब 2 लाख पद खाली है। बिल्कुल जवाब में अभी जवाब लेंगे इस बात का। विधु जी सबसे अधिक नौकरियां देने का दावा लेकिन पद खाली और एक बार ज्योति जी बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए। उनका क्या स्थायी नौकरियों के करीब 2 लाख पद खाली हैं। आम आदमी पार्टी ने 1.5 साल में 36,000 से ज्यादा की नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां जनरेट की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। मैं दिखाना चाहती हूँ, आप देख लीजिए। रावल साहब आप भी देख लीजिए। बात नहीं है ना ये, आप यही रखो ना। बिल्कुल नहीं, क्यों? जब ये दिल्ली की बातें करते हैं। नहीं समय नहीं है अभी तो आप कह रही थी कि बात ना पंजाब की बातें करते हैं, दिल्ली की बातें करते हैं, तो हमें तो हरियाणा में तो हमारी सरकार ही नहीं है, तो हम कैसे बातें करेंगे? चलिए सभी सरकारी डेटा बता रही हूँ सरकारी डेटा है ये पूछा। बिल्कुल 36,000 से ज्यादा की नौकरियां हमने जनरेट की है 1.5 साल के अंदर। आप हरियाणा की बात करिए, अलग डिपार्टमेंटों में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 540 की नौकरियां हमने। प्रियदर्शनी जी आप कितने सवाल पूछ चुकी हैं, समय नहीं देंगे रावल जी को तो उत्तर कैसे मिलेगा खाली पदों को लेकर? मुझसे क्योंकि सवाल पूछे गए हैं, मैं सबसे ज्यादा खाली पदों को लेकर। पहली बात तो ये सोर्स क्या है जो 2 लाख कोई कह रहा है, कोई 180 कह रहा है, कोई 185 कह रहा है, कोई खाली है ना, इसका सोर्स क्या है? मुझे वो सोर्स बताइए। पहली बात तो ये नहीं है मैडम, आपकी कोरी कल्पना है। पंचतंत्र की कहानियां लिखते हैं आप रात को बैठकर, वो आकर सर वो आपके अनिल विज जी उन्होंने एक मंडली बना रखी है, वो लिखते हैं। अब ये 1-on-1 चलेगा क्या? ये हर स्टेटमेंट में रोकेंगी क्या? अब हर स्टेटमेंट में आप गलत स्टेटमेंट देंगे तो मैं रोकूंगी। प्रियदर्शनी जी ये नहीं, आप बात तो सुनिए। ये तो मुद्दा सदन में भी उठा है विधु जी, ये लाखों करीब 2 लाख पदों का ये मामला तो सदन में भी उठा है। विश्वास है वो गलत बोलूंगा पूरे
हाँ बिल्कुल, किस विभाग में कितने पद खाली, बोलिए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा, हाँ हाँ ठीक, और उसको लेकर जो है ये बात हुई थी। एक बात मैं इसमें दोबारा से जो है ये अंडरलाइन करना चाहता हूं कि चौटाला साहब के समय से एक काम शुरू हुआ था कि डिमिनिशिंग डिपार्टमेंट्स, यानी डिपार्टमेंट्स को खत्म किया जा रहा था, उनकी भर्ती हो रही थी, भर्तियां ही खत्म हो रही थी, वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे थे। उसको लगभग 10 गुना स्पीड से जो है हुड्डा साहब ने बनाया। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो डिपार्टमेंट्स की मैं दे सकता हूं जो हुड्डा साहब के समय हुए हैं। हमने आकर रिवाइव किया। फॉर एन एग्जांपल, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, हमने उसको डिमिनिशिंग से हटाकर उसको एक फोर फ्रंट में लेकर आए, हमने उनको काम दिए। हम यहां पर कह रहे हैं, लेकिन ये जो एक जो आंकड़ा है ना, ये 180 का 2 लाख का, ये कोरी कल्पना है। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात, नौकरी सृजन करने को लेकर भी सवाल पूछा था। नौकरी सृजन करने को लेकर बता देता हूं मैं कि हमने जो है पिछले 8.5-9 सालों में जो है 1,79,662 नए उद्योग शुरू किए, जिसके अंदर 12,60,000 तो युवा रजिस्टर्ड हैं। और उसके अतिरिक्त जो है सक्षम हरियाणा के तहत 92,000 युवाओं को ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी वगैरह में रोजगार दिलवाने में हमने रोजगार बकायदा मेले लगाए। सक्षम युवा के तहत, योजना के तहत 100 घंटे रोजगार देने के तहत 1,71,000 युवाओं को जो है काम मुहैया करवाया और उसके प्रति 9,000 रुपए प्रति महीने का उनको मान दे दिया, जो कि ये केवल बेरोजगारी भत्ता देते थे 1,000 रुपया। हमने उनको कहा नहीं, आप सक्षम है, आप कहीं ना कहीं काम में भी जुड़िए, आपके 100 घंटों का उपयोग करेंगे और 9,000 रुपए प्रति माह देंगे। अनिल रंगा जी के यहाँ से 90 लाख रुपए मिले, इस पे कुछ कहना है आपको रावल साहब? मैडम आप इधर से उधर डाल पकड़ के भागती रही, मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। थोड़ी आप जवाब ये मेरा काम नहीं है, बंदर का काम होता है। सुनिए, एक डाल पकड़कर दूसरी डाल पर भाग जाना। सुनिए, बंदर तो आपको 2024 में सवाल किया, उसका उत्तर ले लीजिए। नहीं सुन ये लीजिए मैडम टाइम खराब कर रही है। Why can't she be shut up? सर you have to mind your business. Listen, you listen. You better mind your language. Better mind your language. How could you shut me up? Why should I listen to your rubbish? No, what rubbish I'm talking? I'm asking you the correct question. Why are you not answering the Why should answer? I listen to your rubbish? Rubbish? Why should I listen to your stupidity? Why should I listen to your rubbish? Why are you wasting the I time am of not this debate? supposed to answer Why are you. wasting I am the supposed to precious question time you. of so many You are spectators? sitting in the government. Why are you wasting our time? Why are you wasting our मैं time? आपसे पूछ रही हूँ Come on, सवाल, अनिल come on. नागर के यहाँ आपने तो 90 पिछले लाख साल रुपए पूछा मिले, तो इसमें मेडिकल कुछ कॉलेज बोलना है का, आपको? अभी तो आईना दिखा जवाब रहे ही नहीं है मेडिकल इनके कॉलेज पास। का। अरे मेडिकल कॉलेज का जवाब नहीं लेना था क्या? 90 मजाक लाख करने के लिए सवाल लाख पूछती मिले, है क्या? इसका कोई जवाब मेडिकल नहीं है कॉलेज इनके का पास। जवाब नहीं लेना कोई क्या? जवाब नहीं है। मेडिकल कॉलेज का जवाब लेना है कि नहीं लेना? HSPS लेना है के कि नहीं डिप्टी लेना? सेक्रेटरी बताओ, अनिल नागर के मेडिकल कॉलेज यहाँ का से जवाब लेना है कि 90 नहीं लाख लेना? रुपए मिले हैं। ज्योति जी, 90 I लाख want मिले। you to intervene। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये यही हो मोनोलॉग रहा है। चलेगा क्या? आपको सत्य बताया जा रहा है। 70,000 सवाल पूछ लिए, जवाब देने लग रहा हूँ तो उसमें हैकल कर रही है। दीजिए पहले भी इस प्रकार के करती है। दीजिए, लेकिन शटअप जैसा शब्द मत बोलिए। We are all educated people here. आप शटअप जैसा शब्द मत बोलिए, मर्यादा में बात करिए। इनको बात आप बात ना वो दिख रहा है आपका, वो आपकी डिबेटिंग एटिकेट से दिख रहा है। मेरे एटिकेट्स मत बताइए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा नहीं, मैं भी इतना वेला नहीं हूँ आपको सर्टिफिकेट वेला क्या आप लोग पर्सनल क्या कमेंट कर रहे हैं? मेडिकल दूसरे को? आप लोग विषय पर बात करें। और प्रियदर्शनी जी, जब हम सवाल पूछ चुके हैं, खाली पदों को लेकर बात हो रही है, तो अब आप कहां से ला रही हैं? ये बात जो अब आप उठा रही है, डिबेट की शुरुआत में हो चुकी है, इसे लेकर बात। जब आप तो मिला नहीं ना ज्योति जी। सोई हुई थी उस समय ये डिबेट जब चल रही थी। हाँ, मैं तो सो रही थी और आपकी सरकार 9 साल से सो रही है। बहुत कम टाइम है अभी मेरे पास, बहुत कम टाइम है। विधु जी देखिए, आखिरी कमेंट के लिए कॉलेज का इनके झूठ का जवाब ले लीजिए। मेडिकल कॉलेज इन्होंने मुझे हैरानी हुई, जो लोग अपने आप को स्वास्थ्य और शिक्षा का चैंपियन कहते हैं, पूरे दिल्ली के अंदर कोई एक अस्पताल, कोई एक स्कूल नहीं उन्होंने खोला। हमारे यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं, जब हम सत्ता में आए थे 2 केवल मेडिकल कॉलेजेस थे, हमने 2 से बढ़ाकर 23 का लक्ष्य रखा, 15 पूरे हो चुके हैं। 15 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो ऑफ एंड रनिंग है। एमबीबीएस की सीट 700 से बढ़ाकर 2500 की। और जो ये कह रही थी ना सिक्योरिटी बॉन्ड, आप फिर गुमराह कर रही हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड इसलिए था, वो कब लागू होता है जब कोई एमबीबीएस की डिग्री सब्सिडाइज्ड रेट्स पर हरियाणा के एक्सचेकर के पैसे से सब्सिडाइज की हुई डिग्रीज को लेकर वो कहे कि मैं 2 साल भी 4 साल भी जो है, ये तो तरीका है आपका, ये तो तरीका है आपका कि किस तरीके से गरीब के बच्चे को डरा दिया जाए और वो पढ़ाई ना कर पाए। ये पूरे देश के अंदर एक रूल है, दिल्ली के अंदर ये रूल है, पंजाब के अंदर ये रूल है। ये आपका तरीका है।
ये आपका तरीका है। ये आपका तरीका है। ये आपका तरीका है कि किस तरीके से बच्चों को हरियाणा पे आइए सर, हरियाणा बार बार पंजाब चले जा रहे हैं। आप बार बार हरियाणा चले जा रहे हैं। आपने जवाब आपने खाली पदों को लेकर भी आपने बात की है, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी आप मुझे तो दुख हो रहा है कि आप किस तरीके की कराना होगा, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं रावल साहब, किस तरीके की शब्दावली का आपने प्रयोग कर रहे आम आदमी पार्टी को बहुत बुरी लाइट में पेंट किया। मुझे मेरी पार्टी से मैं बता रही हूँ ना रावल साहब, जिस तरीके की शब्दावली आपने यूज की है, यकीन मानिए अपनी डिबेट जाके सुनिएगा दोबारा, आपको शर्म दर्शक जो सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे कैसे डिबेट को आपने डिबेट को डिरेल किया, हाईजैक करने की कोशिश की। आपने कोशिश की कि किस प्रकार से दर्शकों तक सही फैक्ट्स ना पहुंच पाए। लेकिन आपको बता दूं, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा देखने के लिए दर्शक नहीं बैठे और मैं नहीं आपका। अच्छा, आशा वर्कर बैठी है या नहीं बैठी धरने अब पे? कहाँ जा रही हैं आप आशा वर्कर्स पर? प्रियदर्शनी जी क्या दिक्कत है, मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती आप? पंजाब के आशा वर्कर्स क्यों अब विधु जी आप विधु रावल जी और प्रियदर्शनी जी, केवल आप दो नहीं है पैनल पर। रेणु साहब बोलिए। ज्योति जी देखिए, हमारे साथी ने मना किया कि 2 लाख पोस्ट वैकेंट है, ये आंकड़े काल्पनिक है। शायद इनको ध्यान होगा, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। जो हमारा बजट सत्र था उसमें 1,82,000 समथिंग पोस्ट वैकेंट होने का डाटा गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। और उसके बाद हर महीने कितने रिटायरमेंट होती है, क्योंकि मार्च और फरवरी के बाद भर्तियां तो हुई नहीं इतनी ज्यादा, हर महीने हजारों की संख्या में रिटायरमेंट होती है। तो आज जो वैकेंट पोस्ट है वो 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड इट इज टोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन हमारी असेंबली। दूसरी बात ये कहते हैं कि पहले की सरकारों में बहुत करप्शन हुए हैं। प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए सत्ता सौंपने का काम किया ताकि प्रदेश में आप सुधार करेंगे, प्रदेश के करप्शन को खत्म करने का काम करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी आपकी एक बड़ी नाकामयाबी है। दूसरी बात ज्योति जी, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का मामला अभी उठा कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उनका रिपीटिशन हुआ, 40 क्वेश्चन रिपीट हुए। तो जो क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं उनको टोटली अथॉरिटी नहीं होती कि वो क्वेश्चन पेपर सेट करें और एग्जामिनेशन सेंटर में उनको भेज देने का काम करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर बोर्ड होता है, वो चेक होते हैं और कई 3-4 लेयर चेक होकर के फिर वो प्रिंट होते हैं और फिर एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। आखिर वो जो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन हुआ वो किसकी सह पर हुआ? ये एक नए तरीके का करप्शन इस सरकार में शुरू हुआ है। इस सरकार में क्या हुआ ज्योति जी? ठीक है, पहले करप्शन हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी खुलेआम करप्शन हुआ, लेकिन उस करप्शन में इन्होंने एक करप्शन और जोड़ दिया जो कि क्वेश्चन पेपर लीकेज का करप्शन था, चाहे वो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का जो है करप्शन था, चाहे वो अटैचिंग वाला करप्शन था। तो न्यू करप्शन प्लस ओल्ड करप्शन, एक बड़ा बिग करप्शन इस सरकार में चला हुआ है। हम तो निवेदन फिर यही कहूंगा, सरकार यदि सच्चे मन से इसकी जांच करवाए तो किसी को नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजेंसियां बहुत होती है सरकार के पास, बिल्कुल टाइम नहीं है सर, मुझे ग्राउंड लेवल पर यदि पता है तो बहुत सारा करप्शन आज भी हो रहा है। यादव साहब आखिरी कमेंट आपका, बोलिए सर। अब देखिए, सरकार चुनाव में जा रही है तो सरकार को जो है कुछ ठोस तरीके से कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो है पर्ची खर्ची मुक्त वातावरण पूरी तरह से दिखाई दे। अभी तक तो जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले है उससे लगता, उससे संशय पैदा होता है कि जो सरकार दावे कर रही है उसमें कुछ दम भी है या नहीं है और कुछ दिखावा मात्र और पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो सरकार को कुछ और पारदर्शिता और स्वच्छता लाने का प्रयास करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की सीएम की ओर से जो दावा, और ये पहली बार नहीं किया गया, पिछले 9 सालों से दावा किया जाता है कि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया गया है, भ्रष्टाचार नौकरियों से खत्म कर दिया गया है। इस दावे को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।